नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी किताब चल रही है, चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, तो भैया रूरल डेवलपमेंट देखेंगे, उससे रिलेटेड इश्यूज़ को देखेंगे। फिर रूरल डेवलपमेंट हमारे भारत देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। क्रेडिट और मार्केटिंग सिस्टम रूरल इंडियाज़ में कैसे काम करते हैं, इसको देखेंगे। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को इंडिया में डाइवर्सिफाई करना क्यों ज़रूरी है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंपॉर्टेंस, ये नट शेल में इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थिरुवालुवार जी ने क्या बात बोली है। ओनली द टिलर्स ऑफ द सॉइल लिव बाय द राइट, द रेस्ट फॉर्म देयर ट्रेन एंड ईट ओनली द ब्रेड ऑफ डिपेंडेंस। मतलब वो लोग जो हल जोत के, खेत को जोत के खाना बनाते हैं, केवल वही लोगों को राइट है उस जमीन पे जीने का, बाकी लोग तो उन खाना बनाने वालों के ऊपर डिपेंडेंट हैं और डिपेंडेंस की रोटी खा रहे हैं। कहते हैं ना कि बिल्कुल आप किसी के ऊपर बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो, उसकी रोटी खा रहे हो। असल में जिंदगी जीने का हक यहाँ पे किसको है, फार्मर्स को, ऐसा थिरुवालुवार बोल रहे हैं। इंट्रोडक्शन की बात करी जाए तो चैप्टर इंट्रोडक्शन देखिए बहुत जनरल है, तो मैं थोड़ा तेज चलूंगा। चैप्टर नंबर 4 में हमने पॉवर्टी के बारे में बात की। पॉवर्टी इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने देखा कि ज़्यादातर जो हमारे देश के पुअर हैं वो रूरल इलाकों में रहते हैं, और रूरल इलाकों में उनको बेसिक नेसेसिटीज़, जो उनकी मूल ज़रूरतें हैं उनकी, वो भी पूरी नहीं होती हैं। अगर आप बात करो तो ज़्यादातर लोगों को रूरल सेक्टर में लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन का सोर्स कहाँ से मिलता है, तो एग्रीकल्चर से मिलता है। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर इंडिया की रियल प्रोग्रेस करानी है, रियल डेवलपमेंट करवाना है, तो केवल इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स, ये फैक्ट्री, ये मिलें, केवल इससे आपकी इंडिया की ग्रोथ नहीं होगी। आपको इंडिया के गांव को डेवलप करना पड़ेगा। ये गांधी जी का आइडिया है, और कहीं ना कहीं देश के लॉ मेकर्स ने इस आइडिया को प्रोपोगेट किया। जब देश आज़ाद हुआ, देश के डेवलपमेंट के लिए रूरल इलाकों को, विलेजेस को सेंटर पर रखा गया, और आज भी देश के डेवलपमेंट के लिए विलेजेस को कहीं ना कहीं सेंटर में रखा जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि आज की डेट में जो शहर हैं वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शहरों में लार्ज इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स आ रहे हैं, देश की जीडीपी शहरों में ही बन रही है। उसके बाद भी देश में जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को, कहीं ना कहीं रूरल एरियाज को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज भी लगभग 2/3 इंडिया की आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि 50% कह लीजिए, अब आप बोल सकते हो कि इंडिया की 50% आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। आज़ादी के समय की बात अलग थी। ओके, अगर आप बात करो तो आज की डेट में 1/4 ऑफ रूरल इंडिया, 25% ऑफ रूरल इंडिया बहुत ही गंदी पॉवर्टी में रहता है। और इसीलिए अगर हम अपने रूरल इलाकों को, रूरल इंडिया को डेवलप कर दें, तब कहीं ना कहीं रियल प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अर्बन इलाकों में तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही है, बट रूरल इलाकों में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। उसके चलते रूरल इलाके के बहुत सारे गरीब लोग अर्बन इलाकों में आ जाते हैं। अर्बन इलाकों में आके वो और गरीब हो जाते हैं, उनके हालात बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं। बहुत ही गंदगी, कम से कम रूरल इलाकों में साफ हवा तो इनहेल कर रहे थे, अर्बन इलाकों में ना साफ हवा मिलती है, ना साफ रहने की कंडीशंस मिलती है, ना साफ पानी मिलता है, बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं। आगे बात करते हैं व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट बहुत ही वाइड और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। आगे जाने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो कर दीजिए। एनसीईआरटी 6 से 12th हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की मैं सबकी बना रहा हूँ। साइंस की 6 to 10th भी बना रहा हूँ। बहुत सारी बन चुकी हैं, बहुत सारी बना रहा हूँ। प्ले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको वीडियो से मदद मिल रही है तो आप ज्वाइन बटन दबा के मेरी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर फॉलो करें मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए तो जैसा कि बताया, बहुत ही एक्सपेंडेड टर्म है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि वो इलाके जो कि रूरल जगहों पे आते हैं, रूरल इलाकों में आते हैं, शहरों से कटे हुए हैं, उनका कैसे ना कैसे करके आप ओवर डेवलपमेंट करो। क्योंकि जब रूरल इलाकों का डेवलपमेंट करोगे तो विलेज इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। विलेज इकोनॉमी का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है बताते हैं, यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप बात करो विलेज इकोनॉमी को डेवलप करना है, बहुत सारे एरियाज हैं विच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव्स। किस प्रकार से चीज़ें करी जा सकती हैं, तो रूरल इलाकों में आप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे डेवलप करोगे, तो आप लोगों को लिटरेसी दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, फीमेल लिटरेसी को बढ़ाओ, फीमेल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट करो, हेल्थ पे ध्यान दो,
सैनिटेशन को प्रमोट करो रूरल इलाकों में, पब्लिक हेल्थ पे ध्यान दो, लैंड रिफॉर्म्स पे ध्यान दो। फिर भैया प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, हर लोकेलिटी के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। एक लोकेलिटी में टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाना, एक लोकेलिटी में अगर मान लीजिए कोई छोटी माइन है या फिर कोई कुआं है या फिर कोई नेचुरल रिसोर्स का दूसरा भंडार है, उसको सस्टेनेबल तरीके से एक्सप्लॉयट करके उस कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना, इस प्रकार की चीज़ें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी गाँव तक पहुँचाना, इरीगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। फिर विलेज रोड्स को बनवाना, आसपास के हाईवेज को मतलब विलेजेस के साथ जोड़ना फीडर रोड्स के थ्रू। इस प्रकार की चीज़ें अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप रूरल इलाकों का, विलेजेस का डेवलपमेंट कर सकते हो। एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट आपको पता ही है भाई, हमारे किसान तो गाँव में रहते हैं, तो उनके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड और अच्छी नॉलेज पहुँचेगी तो अच्छी फसल होगी। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, तो भाई जो भी हमारे किसान खेती बाड़ी करते हैं, कब बारिश आने वाली है, कब बारिश नहीं आने वाली है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, कौन से सीड्स उगाओगे, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से कैसे आप रिक्यूपरेट कर सकते हो, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर फार्मर्स को समय समय पर दी जाती रहेगी तो फार्मर्स भी कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करके इवॉल्व करते रहेंगे और अच्छे क्रॉप्स, अच्छी पैदावार करते रहेंगे। फिर भाई एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी के लिए मेजर्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रूरल इलाकों में, क्योंकि जब आप पॉवर्टी एलिविएशन करते हो तो वीकर सेक्शंस की जो लिविंग कंडीशंस है वो अच्छी होती हैं और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। समझ गए आप बात को। फिर अगर आप बात करो तो भाई वो लोग जो कि फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और वो लोग जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं रूरल इलाकों में, कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो डाइवर्सिफाई कर सके इनटू वेरियस नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है भाई, तो जो लोग फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में डाइवर्सिफाई कर पाएँ, इसलिए आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करो, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करो। फिर कहीं ना कहीं गाँव में रहने वाले लोगों को अफोर्डेबल एक्सेस देना चाहिए हेल्थ केयर को, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए वर्क प्लेसेस पे, होम्स में, एजुकेशन में। इससे रैपिड रूरल डेवलपमेंट होगा। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। फिर अगर आप बात करो, इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन एन अर्लियर चैप्टर that although the share of agriculture sector's contribution to GDP was on a decline, the population dependent on this sector did not show any significant change। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे देश की इकॉनमी बहुत तेज बढ़ रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर का जो आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन था देश की इकॉनमी को, वो कम हो रहा था। लेकिन जो देश की आबादी थी जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी वो कम नहीं हो रही थी। अगर आप बात करो तो 1991 से लेकर 2012 के टाइम पीरियड में प्रति ईयर पर एनम एग्रीकल्चर सेक्टर 3% से ग्रो किया है। पहले के ईयर से ये काफी कम है। अगर आप 2014-15 की बात करते हो तो 2014-15 में ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट में आप टैक्सेस और सब्सिडीज को हटा दो तो आप कह सकते हो कि भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। तो भाई कहीं ना कहीं 2014-15 में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ है, जो एग्रीकल्चर में रियल में जो वैल्यू एडिशन हुआ और अलाइड सेक्टर में जो रियल में वैल्यू एडिशन हुआ है वो 1% से कम है। ठीक है भाई, आप देखोगे कि 1991 के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा बोलना है कि एग्रीकल्चर फील्ड की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि 1991 के बाद इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी के सिद्धांत की तरफ ज़्यादा जाने लगी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली परस्यू किया जाने लगा, जिसके चलते सरकारी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो गया। और जब सरकारी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो गया, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ग्रॉस वैल्यू एडेड और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की वो कम होनी ही होनी थी। फिर यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं लोगों के पास, तो जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं वो किसी दूसरी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में जाके काम नहीं कर सकते, जल्दी नौकरी उनको मिलती नहीं है। फिर इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एक होता है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एसबीआई बैंक पीओ का एग्जाम दिया और एसबीआई बैंक पीओ का एग्जाम देके आप एसबीआई बैंक पीओ बन गए, तो वो एक प्रकार की परमानेंट जॉब है। 2-3 साल काम करने के बाद आप परमानेंट हो जाओगे और फिर आप एसबीआई से रिटायर होगे, अनटिल अनलेस आप कोई बहुत उल्टा सीधा करप्शन ना कर दो, आपको डिसिप्लिनरी चार्जेस से हटा ना दिया जाए। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लग गए,
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, तो उसको आप प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकते, उसको आप कैजुअल एम्प्लॉयमेंट करते हो। उसी प्रकार से रूरल इलाके में और एग्रीकल्चर के इलाके में जो भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो बहुत कैजुअल होता है। आज काम है तो बुला लिया, कल काम है तो काम पे मत आओ। इसके चलते भी रूरल डेवलपमेंट भाई बहुत रुकता है, ठीक है। इसीलिए आप देखो कि फार्मर्स के अंदर डिस्ट्रेस देश के बहुत सारे इलाकों में बढ़ रहा है, फार्मर सुसाइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं देश में कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये क्रूशियल एस्पेक्ट्स कौन से हैं? एक बताया गया है क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। एक बताया गया एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, एक बताया गया रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक क्या है? क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम। दूसरा क्या बताया गया? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा क्या बताया गया? रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज की। क्रेडिट की बात करो, मतलब अगर आपको रूरल इकोनॉमी को ग्रो करना है तो रूरल इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा, पैसा पंप इन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको एग्रीकल्चर की फील्ड की या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज करना है, क्रेडिट इन्फ्यूज करना है, ठीक है भाई। क्रेडिट क्यों इन्फ्यूज करना है, इसके कुछ मैनिफेस्टेशंस आपको बताता हूं मैं। होता यह है कि जब फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं तो वो पहले क्रॉप को सो करते हैं, क्रॉप बढ़ती है और बढ़ने के बाद फिर थोड़े समय बाद क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है। तो क्रॉप को सो करने से लेके क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बीच में एक गेस्टेशन टाइम होता है, ठीक ठाक टाइम बीत जाता है। उस टाइम बीतने के चलते फार्मर्स के पास उतने समय के लिए पैसा नहीं आता। एक्चुअली फार्मर की जॉब ऐसी है, कोई नौकरी तो है नहीं कि महीने महीने तनख्वाह मिलेगी। फार्मर जब अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद जब वो अपनी क्रॉप को बेचते हैं, उससे जो पैसा मिलता है वही फार्मर की पूरे साल की कमाई होती है। अगर 2 क्रॉप करी है, राबी खरीफ दोनों करी तो 2 बार कमाई होगी, मैं सिंपल इज दैट। तो क्रॉप को सो किया, उसके बाद काट के बेचा, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उस समय पे फार्मर के पास पैसा होता नहीं। फिर जब क्रॉप को सो करना होता है उस समय पे उसको पैसों की बहुत ज़रूरी होती है, उसको सीड्स खरीदनी होती हैं, उसको ट्रैक्टर वगैरह रेंट पे लेने होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो एग्रीकल्चर में इनपुट डालने के लिए फार्मर को पैसा चाहिए होता है, सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो घर में कोई शादी है, रिलीजियस सेरेमनी है, किसी की डेथ हो गई, कोई टूल इंप्लीमेंट खरीदना है, नाना प्रकार के खर्चे होते हैं घरों में। आपके घरों में भी होते होंगे, आप जानते ही हो। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय पे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स बहुत हद तक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को परेशान करते थे, लैंडलेस लेबर्स को परेशान करते थे, हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा देते थे, अकाउंट में उनको घुमा देते थे। क्योंकि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे, ये फंस भी जाते थे, तो कहीं ना कहीं इनको डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया जाता था। और इनकी मौत के साथ भी उनका डेब्ट ट्रैप नहीं छूटता था, उनके बेटों को गिरवी रख लिया जाता था और उनसे फिर उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया जाता था। इन सब चीज़ों को बदलने के लिए इंडिपेंडेंस के लगभग 22 साल बाद 1969 में इंडिया ने सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच को अडॉप्ट किया। यहाँ पे भारत सरकार ने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ लेंडिंग हमको बनाने पड़ेंगे रूरल एरिया में, जो कि ग्राउंड लेवल पर रह के सीधे सीधे लोगों की मदद करें। तो फिर बनाया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बनाया गया ये? काफ़ी लेट बनाया गया है, ये 1982 में बनाया गया। क्या काम था? It was the apex body to coordinate the activities of all institutions involved in rural financing system. देखिए सरकार 1969 के बाद से ही रूरल फाइनेंस सुधारने के लिए बहुत कुछ कर रही थी। कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, अलग अलग प्रकार के बैंक खोले जा रहे थे रूरल इलाकों में, जिनका काम था कि फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ लेंडिंग अवेलेबल हो। फिर आप देखोगे कि बाद में आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ हार्बिंगर ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम। ठीक है भाई, कैसे? तो भाई जो रूरल क्रेडिट था, पोर्टफोलियो ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग। हुआ क्या यहाँ पे? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपको पता है कि नए नए प्रकार के सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को लगाना। तो भाई जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन देश में आया तब सरकार ने भी लोन बांटना शुरू किया। सरकार को पता है कि अगर फार्मर्स को इन टेक्निक्स को अपनाना है तो फार्मर को लोन देना पड़ेगा। यहाँ पे रूरल क्रेडिट अवेलेबल कराना शुरू किया सरकार ने। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये रूरल क्रेडिट भी केवल अमीर फार्मर्स के पास पहुंचा, गरीबों के पास पहुंचा ही नहीं। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सारे फार्मर्स नहीं उठा पाए। ओके, आज की डेट में आपको अमीर फार्मर्स बहुत कम मिलेंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे।
अब अगर आज की डेट में आप रूरल बैंकिंग के इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो तो बहुत सी मल्टी एजेंसी काम कर रही, कॉमर्शियल बैंक काम कर रही, रीजनल रूरल बैंक काम कर रही, कोऑपरेटिव बैंक्स काम कर रही, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स काम कर रही। इन सारी एजेंसीज का टारगेट क्या है कि भाई गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल सके, वो अपना एग्रीकल्चर सही तरीके से कर सकें। उसके बाद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने पड़ गए। इतने सारी इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, कोऑपरेटिव्स, आरआरबीज, कॉमर्शियल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट्स बैंक बने थे तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, बट सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। अच्छा क्यों नहीं था? अच्छा इसलिए नहीं था दोस्तों क्योंकि फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम में हमारे गरीब किसान फिट नहीं हो पाए। आपको पता है कि अगर आपको बैंक से लोन देना है तो आपको कोलैटरल देना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे, अपना केवाईसी करना पड़ेगा। ये सब चीजें गांव में गरीब गांव को भी करानी पड़ती हैं, और गरीब गांव वालों के पास ना इतनी समझ है ना इतनी डॉक्यूमेंटेशन है कि वो ये सब चीजें करा पाए। गांव का गरीब हरबू किसान, उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि वो सुबह उठे, उसको सीड खरीदना है तो अभी उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बैंक जाए डॉक्यूमेंट जमा करे। अच्छा, बैंक में जाके डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी लोन मिलने का प्रोसेस इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। उसके चलते सोचते हैं कि चलो भाई पास के जमींदार से थोड़ा पैसा ले लेते हैं, सीड्स खरीदने हैं तो भाई गांव में खेती करनी है। फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म हमारे रूरल इलाकों में स्ट्रांग नहीं हुआ है, जिसके चलते ओवरऑल जो रूरल सोशल और कम्युनिटी डेवलपमेंट है उतना नहीं हो पाया है। इसलिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने पड़े। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रिफ्ट सेविंग को प्रमोट करते हैं। थ्रिफ्ट सेविंग मतलब आप पैसे को बहुत स्मॉल अमाउंट्स में सेव कर रहे हो, इस प्रकार से सेव कर रहे हो कि आप उसको बहुत कॉशियसली स्पेंड करोगे। मतलब मनी को आप बहुत कॉशियसनेस के साथ सेव कर रहे हो, उसको थ्रिफ्ट सेविंग कहा जाता है। थ्रिफ्ट सेविंग में छोटे छोटे अमाउंट्स को सेव किया जाता है। तो एसएचजीज में सेल्फ हेल्प ग्रुप से 10 से 15 मेंबर हो सकते हैं। हर मेंबर से कहा जाएगा कि 100 रुपए या 200 रुपए जमा कर दो, और सारे मेंबर्स के थ्रू जो पैसा जमा होके आएगा उसमें अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग समय पे उसकी जरूरत के हिसाब से पैसा उधार पे दे दिया जाएगा। और चूंकि जिसको पैसा उधार पे दिया जाएगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही मेंबर है, तो बाकी मेंबर्स इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो सही समय पे सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा वापस भी कर दे। ये सब बातें यहाँ पे कही गई। अगर आप बात करो तो मई 2019 तक लगभग 6 करोड़ वुमेन इंडिया में 54 लाख एसएचजी की मेंबर बन चुकी थी। लगभग पर एसएचजी 10 से 15 हजार रुपए, और एक एसएचजी में कुछ बड़े एसएचजीज में लगभग 2.5 लाख रुपए एज कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड भी प्रोवाइड किया जाने लगा सरकार की तरफ से। सरकार ने बोला कि चलो भाई जो एसएचजी सक्सेसफुल हो रहे हैं हम उसको कुछ पैसा देंगे। ये पैसा हम क्यों देंगे? ताकि वो अपनी इनकम जनरेशन को बढ़ा सके, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की चीजों को आगे बढ़ा सके। तो जब सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट फेमस होने लगा तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने लगी, मदद देने लगी। ठीक है भाई, इस प्रकार के जो क्रेडिट प्रोविजंस आए हैं सरकार की तरफ से इनको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स भी कहा गया। और कहीं ना कहीं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इन्होंने वुमेन के एम्पावरमेंट में बहुत मदद की है। इंडिया में एक प्रॉब्लम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो बोरोइंग की जाती है, जो पैसा उधार के पे लिया जाता है, वो एक्चुअली में अपने कंजम्पशन के लिए लिया जाता है। वैसे तो देखिए अब लोन का मतलब क्या है? लोन का मतलब ये कह सकते हो कि कोई एक बिजनेसमैन उसको बिजनेस खोलना है, तो बिजनेस खोलने के लिए उसने लोन लिया और अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया। रूरल इलाके में एसएचजी के मेंबर्स ज्यादातर जो लोन लेते हैं वो अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए लेते हैं। चूंकि इसका सिंपल वजह ये है कि वो इतने अमीर है नहीं, ना ही वो इतने सक्सेसफुल हैं, उनकी जरूरत का पैसा उनको सबसे पहले चाहिए। बिजनेस खोलना तो बात की बात है ना, जब आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, सब कुछ ठीक हो, उसके बाद आप कोई दूसरे एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करते हो। तो ये जो पूछा गया है कि ये बोरोवर्स प्रोडक्टिव पर्पसेस पे क्यों नहीं खर्च कर रहे पैसा उधार लेके, क्योंकि सबसे पहले तो उनको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। हमारे देश का किसान इतना गरीब है कि भैया बेसिक रिक्वायरमेंट पहले पूरी होनी चाहिए, बिजनेस तो बाद में ही खोला जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे बात करते हैं पुअर वुमेन बैंक की। ये एक्चुअली में एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, नाम है कुदुम्बश्री। कुदुम्बश्री एक वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है जिसको केरला में इंप्लीमेंट किया गया। एक थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसाइटी थी, 1995 में इसको शुरू किया गया। थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसाइटी समझ गए ना? कुछ अमाउंट ऑफ पैसे को बहुत केयरफुली एक जगह पे सेव किया जाएगा और तरीके से उसको खर्च किया जाएगा। ठीक है भाई? तो एक स्मॉल सेविंग बैंक की तरह शुरू हुआ था एक गरीब वुमेन के लिए, जिसका काम था कि सेविंग्स को इनकरेज करना, और ये सेविंग्स समय समय पे उन वुमेन्स को दी जाएंगी कुदुम्बश्री की जो मेंबर्स हैं और जिनको पैसे की जरूरत है। धीरे धीरे थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसाइटी ने 1 करोड़ रुपए
एज थ्रिफ्ट सेविंग इकट्ठा कर लिया। और इस प्रकार के इनफॉर्मल बैंक्स आज के डेट में बहुत एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, ये सक्सेसफुल हो रहा है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सब इसका पोटेंशियल समझ रही है और सब उसको मदद भी कर रही है। आगे आते हैं किस पे, रूरल बैंकिंग पे, अ क्रिटिकल अप्रेजल। देखिए क्या बोला जाए, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट। भैया अगर आप बैंकिंग सिस्टम को रूरल इलाके में बढ़ाते हो तो फार्म आउटपुट को भी मदद मिलेगी, नॉन फार्म आउटपुट को मदद मिलेगी, इनकम भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और खास बात दोस्तों ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भाई फार्मर्स को कहीं ना कहीं सर्विसेज की, पैसे की जरूरत है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, एग्रीकल्चर मेथडोलॉजीज बदल गई हैं, हाई कॉस्ट इनपुट्स लगाने पड़ते हैं, तो फार्मर्स को पैसा चाहिए होता है। तो भाई अगर पैसा बैंक से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन से एक बहुत अच्छी चीज हुई कि फेमिन्स, सूखा नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो पहले होता ना आज़ादी से पहले फूड क्रॉप्स खत्म हो गई, बीमारी फैल गई तो भैया सब मरने लगे। अब ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमने फूड सिक्योरिटी अचीव कर ली, कहीं ना कहीं हमारे जो बफर स्टॉक्स हैं ग्रेन्स के वो बिल्कुल भरे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे बैंकिंग सिस्टम में अभी भी एग्जिस्ट करती है। हमारे बैंकिंग सिस्टम एक प्रॉपर रूरल फाइनेंस इकोसिस्टम को प्रमोट नहीं कर पाए हैं, समझ गए। अगर आप कॉमर्शियल बैंक को छोड़ दो तो जितने भी बाकी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन नहीं ला पाए। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन क्या होता है, बैंकों में पैसा इन्वेस्ट करना। कॉमर्शियल बैंक, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, मैं पंजाब नेशनल बैंक में गया और मैंने 1.5 लाख रुपए की एफडी कर दी। क्या है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन? इस प्रकार की चीजें गांव में नहीं हो रही है। गांव में जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या फिर कह लीजिए गांव में जो माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, अब तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में चीजें होने लगी हैं। पर जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, नाबार्ड जैसे, रीजनल रूरल बैंक जैसे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे, वहां पे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन नहीं हुआ। वहां पे जाके लोग अपना पैसा रखें, ठीक है ना भाई, और उस पैसे को यूज करके दूसरे बोरोवर्स को पैसा दिया जाए, उन बोरोवर से सही समय पे पैसा वापस ले लिया जाए, और उस पैसे से इंटरेस्ट और वो पैसा जो ओरिजिनली बंदा जमा करके गया तो उसको वापस कर दिया जाए। इस प्रकार का क्रेडिट का मोबिलाइजेशन गांव के इलाकों में, रूरल इलाकों में नहीं हो पाया है। एग्रीकल्चर जो लोन लिए जाते हैं उसके डिफॉल्ट रेट्स बहुत ज्यादा है और इसके लिए फार्मर्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो हमारे पॉलिटिशियंस बोल देते हैं कि हम किसानों का लोन माफ कर देंगे, तो किसान अब इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि लोन ले लो, जब नई सरकार आएगी वो तो माफी कर देगी। और केवल राज्य की सरकार नहीं, केंद्र की सरकारें भी लोन माफ कर रही हैं। तो भैया अब तो फार्मर्स चाहते ही यही है कि हम लोन ले लें, जब नई सरकार आएगी वो बोल देगी हम आपका लोन माफ कर रहे हैं। तो इसीलिए जो रूरल बैंकिंग सेक्टर है ना, ये एक बैक सीट ले गया। रिफॉर्म्स के बाद रूरल बैंकिंग सेक्टर उतना आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच नहीं आ पाई है। इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि बैंकों को अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी रूरल इलाकों में। बैंक लेंडर्स तो हैं, बट कहीं ना कहीं इन बैंकों को ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। थ्रिफ्ट और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए फाइनेंस रिसोर्सेज का। किसी को पैसे दिए तो पैसे सही समय पे वापस आने चाहिए, और अगर कोई पैसा मांगने आए उसको आराम से पैसा दे भी दो। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को आप प्रमोट करो अच्छे तरीके से, ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विलिंगनेस उस लेवल की नहीं रही है, इसलिए भी ये चीज़ नहीं हो पाई है। फिर आगे बात करते हैं एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम के बारे में। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम की बात की जाए तो भाई जो फूड आता, ग्रेन्स हमारे सामने आते हैं, गेहूं, चावल, व्हीट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो कि हम लोग डेली खाते हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, ये बात हमें पता है। अगर आप बात करो तो आपकी लोकेलिटी में कोई मंडी रही होगी, वो मंडी किसी बड़े मंडी से लेके आया होगा। हो सकता है वो बड़ी मंडी किसी एपीएमसी मंडी से लेके आया हो। एपीएमसी मंडी में सारे किसान और ग्रेन्स के विक्रेता जाके अपना पैदा किया हुआ अनाज बेचते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जिससे गुड जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और जिन चैनल्स के थ्रू वो मार्केट तक पहुंचा, इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम बोलते हैं। परिभाषा क्या है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की। इंडिपेंडेंस से पहले की बात की जाए तो फार्मर्स एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में नाना प्रकार से सफर करते थे। तो जब भी वो ट्रेडर्स को अपना प्रोड्यूस बेचते थे तो फॉल्टी वेइंग के नाम पे उनको बेवकूफ़ बनाया जाता था, अकाउंट्स गलत तरीके से बनाए जाते थे। फिर कहीं ना कहीं पहले के समय पे क्या होता था कि वो फार्मर्स जिनको मार्केट प्राइसेस के बारे में नहीं पता होता था उनको उल्लू बनाते थे ये फूड ग्रेन्स के विक्रेता। उनसे
जो धान था, जो भी प्रोड्यूस था, उसको बहुत कम दाम पे ले लेते थे और आगे ज़्यादा दामों पे बेचते थे। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के ना होने की वजह से फार्मर्स को उल्लू बनाया जाता था। ये इंडिपेंडेंस से पहले भी होता था, इंडिपेंडेंस के बाद भी होता रहा, आज भी हो रहा है। फिर बात करो स्टोरेज फैसिलिटीज़ की। स्टोरेज फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आज की डेट में फार्म्स में जितना भी प्रोड्यूस होता है लगभग 10% वेस्ट हो जाता है। क्यों वेस्ट हो जाता है? क्योंकि भैया जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं चल सकता। मान लीजिए आपने पालक उगाई, आलू उगाया, तो इनकी एक शेल्फ लाइफ है। एक समय तक ये चीज़ें ठीक रहेंगी, कुछ समय के बाद बर्बाद हो जाएंगी। उतने समय पे अगर आपने इन चीज़ों को बेच के पैसा नहीं कमाया तो आपका पूरा का पूरा जो प्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो स्टोरेज के मैकेनिज्म को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फार्मर्स की मदद करने के लिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि स्टेट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर इन चीज़ों में आप केवल प्राइवेट ट्रेडर्स पे डिपेंड होने लगे तो ये प्राइवेट ट्रेडर्स तो फार्मर्स को उल्लू बनाने में एवन है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेजर्स की जिनको इनिशिएट किया गया मार्केटिंग एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आप मार्केट्स को रेगुलेट करो और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस को लेके आओ। तो एक मार्केट कैसे चलेगा, इसके लिए प्रॉपर नियम कानून होने चाहिए। उस मार्केट में चीज़ों के दाम किस हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे और वो दाम सामान बेचने वाले के पास किस तरीके से पहुंचेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं क्लैरिटी होनी चाहिए। और क्लैरिटी लाने की कोशिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से। हालांकि ओपन करप्शन भी होता है, ये बात भी कहीं छुपी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस क्या करेंगी? फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स की मदद करेंगी। अगर आप बात करो तो हमारे देश में 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स हैं। इन 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स को रेगुलेटेड मार्केट प्लेसेस में बदलना बहुत ज़रूरी है अगर इन रूरल मार्केट्स के ट्रू पोटेंशियल को मीट करना है तो। क्योंकि रूरल मार्केट्स में अगर अनऑर्गेनाइज तरीके से प्राइवेट ट्रेडर्स कुछ भी करने हैं तो जो इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, ये मार्केट्स भाई किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे खुलेंगे। अभी गांव में पैदावार हुआ, मान लो 1000 किलो आलू होगा, अभी 1000 किलो आलू तो गांव वाला खा नहीं जाएगा, बिकना तो उसे शहर में ही जाके है, तो शहर की किसी मार्केट में जाके बिकेगा। लेकिन शहर के मार्केट तक पहुंचेगा कैसे? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड्स अच्छी चाहिए, रेलवेज चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, इस प्रकार की चीज़ें चाहिए। कोल्ड स्टोरेज मिल्क जैसी चीज़ों के लिए, वेजिटेबल्स जैसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेहूँ चावल तो चलो नहीं खराब होगा, आपका ट्रैक्टर पे लोड होकर चला जाएगा, लेकिन सब्जियां तो सड़ जाएंगी, टमाटर सड़ने लगेंगे। तो ज़रूरी है कि भाई क्रॉप प्रोड्यूस के हिसाब से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अभी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो बिल्कुल इनएडिक्वेट है, एकदम भी एडिक्वेट नहीं है, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आगे बात किया जाए तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अगर फार्मर्स को फेयर प्राइसेस दिलानी है उनके प्रोडक्ट्स की तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। थर्ड एस्पेक्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव का। अब आप बोलोगे कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग ये होती है कि भाई अलग अलग लोगों ने एक चीज़ प्रोड्यूस की, उस एक चीज़ की प्रोड्यूस की हुई चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा किया गया उसकी क्वालिटी के हिसाब से, और इकट्ठा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दी। उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ सारे प्रोड्यूसर्स अपने आप को रजिस्टर करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड सप्लाई लिंकेजेस को बनाएगा। तो भाई जो लोग प्रोड्यूस आके दे रहे हैं उनको भी पैसा दिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि वो जो प्रोड्यूस है उनका सामान एफिशिएंट तरीके से मार्केट में बेच दिया जाएगा। और मिल्क के फील्ड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम किया गया है। मिल्क कोऑपरेटिव्स में अमूल की सक्सेस प्रोग्राम के बारे में तो आपको पता ही होगा। मिल्क कोऑपरेटिव्स में क्या हुआ? सबसे पहले तो मिल्क कोऑपरेटिव ने इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप ही बदल के रख दिया गुजरात का। तो मिल्क कोऑपरेटिव में क्या होता था? गुजरात के गांव-गांव से जो भी दूध पैदा होता है, ठीक है, तो गांव-गांव में वैंस डिप्यूट की गई, उन वैंस में गांव वालों ने दूध दे दिया। वो वैंस अलग अलग गांव से होती हुई एक सबर्बन सेंटर पे पहुंची, अर्बन सेंटर पे पहुंची। वहां पे मिल्क को क्वालिटी वाइज सेग्रीगेट करके उसको प्रोसेस किया गया, काम भर के प्रोडक्ट्स बनाए गए और उनको मार्केट में बेचा गया। ये कोऑपरेटिव्स है। उसी प्रकार से टमाटर, सब्जियों का अलग कोऑपरेटिव बन सकता है, अनाज का अलग कोऑपरेटिव बन सकता है, दूध का अलग बना हुआ है। मिल्क का जो कोऑपरेटिव वाला मॉडल है
ये केवल गुजरात में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसको देश के दूसरे भागों में भी इंप्लीमेंट किया गया है। समझ गया बात को? तो कोऑपरेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हालांकि याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव्स बहुत जगहों पे इंडिया में फेल भी हुए हैं। ओके, अगर फार्मर मेंबर्स को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स ने आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया, मतलब वो कोऑपरेटिव्स जो आगे चीज़ों को मार्केट करके बेचेंगे, वो कोऑपरेटिव्स जो बीच के प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके यूजफुल प्रोडक्ट्स में बदलेंगे, इन सब का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक वीक लिंक और पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी। फिर और भी पॉलिसी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। जो फोर्थ एलिमेंट है फार्मर्स की मदद करने के लिए, वो है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भाई जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं उसके लिए आपने एमएसपी रिजीम के बारे में सुना होगा, ठीक है भाई। तो एमएसपी रिजीम के चलते फार्मर्स जो भी पैदावार कर रहे हैं उनको सही समय पे ठीक ठाक पैसा मिल जाए, जितना उन्होंने उगाया उससे कम से कम 50% ज़्यादा, तो भाई उनके दिमाग में श्योरिटी रहेगी, चलो भाई हम जो उगा रहे हैं वो बिक जाएगा। फिर वीट और राइस के बफर स्टॉक्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मेंटेन किए जाएं, जो कि कहीं ना कहीं मेंटेन किया जा रहा है। पीडीएस के थ्रू फूड ग्रेन्स और शुगर बेटा जाए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फेयर शॉप्स चलती हैं, यहाँ पे अन्य अंत्योदय योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल पीपल के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ राइस, फूड ग्रेन्स, इस प्रकार की चीज़ों को पीडीएस शॉप में बेचा जाता है। कहीं ना कहीं जो सारे इंस्ट्रूमेंट है ना, ये फार्मर्स की इनकम को तो बचाते ही बचाते हैं और गरीब लोगों के पास फूड ग्रेन्स को अफोर्डेबल कॉस्ट पे लेके जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, इतने गवर्नमेंट रेगुलेशन के बावजूद भी एक्सप्लॉयटेटर्स पूरे चेन में प्रेजेंट है। तो भाई प्राइवेट ट्रेड में मनी लेंडर्स, रूरल पॉलिटिकल एलिट्स, मर्चेंट्स, फार्मर्स, रिच फार्मर्स, ये एग्रीकल्चर मार्केट को डोमिनेट करते हैं और छोटे फार्मर्स को दबाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, खासकर जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचने की बात होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर डोमिनेंट हो गया तो गरीब किसानों को क्या होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये पूरे के पूरे फार्म लॉस के अगेंस्ट जो एजिटेशन हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है। लेकिन फार्म लॉस के एजिटेशन में आपको एक बात बता दूं, ग्रीन रेवोल्यूशन से जिन फार्मर्स ने बेनिफिट किया था ना, अमीर फार्मर्स पंजाब हरियाणा के, वही अफोर्ड कर सकते हैं इतने महीनों तक सड़क पे बैठना। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की बस की बात नहीं है इतने महीनों तक सड़क पे बैठ के एजिटेशन करना, ये भी मैं आपको बता दूं। हालांकि जिस कॉज के लिए एजिटेशन किया जा रहा है वो कॉज भी सही है। पूरी तरीके से ना कॉज गलत है, ना पूरी तरीके से सरकार गलत है, एक नेट शेड में बोला जा रहा है, ना पूरी तरीके से फार्मर्स गलत है। एक मिडिल वे की यहाँ पे जरूरत है और कहीं ना कहीं मिडिल वे आएगा इन द कोर्स ऑफ टाइम। फिर आगे बात करें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग देखिए इवॉल्व हो रही है, अलग अलग सरकारें काम कर रही है, केंद्र की सरकार काम कर रही है, राज्य की सरकार काम कर रही है। आगे आने वाले समय में एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन के साथ साथ फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। जरूरी क्या है कि भाई कहीं ना कहीं जो बिल्कुल अमीर फार्मर्स है उनकी बादशाहत ना हो जाए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए मार्केट में। अब यहाँ पे मार्केट में मोनोपोली ना हो तो क्या किया जा सकता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही, इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। अगर कुछ ऐसा किया जा सके कि जो लोग उस क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अगर वो क्रॉप बेचे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, और ऐसा हो रहा है इंडिया में। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चलती है अपनी मंडी, पुणे में चलती है हदसपार मंडी, आंध्र प्रदेश में जो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट्स हैं उनको कहा जाता है ऋतु बाजार, ठीक है ना। एक्चुअली में ऋतु बाजार जो होते हैं ना, ये होते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एक्चुअली में आंध्र प्रदेश 2 स्टेट्स में टूट गया है तो नाम वही है। ऋतु बाजार में आपको वेजिटेबल फ्रूट्स दोनों मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में मिलते हैं ऋतु बाजार। फिर उजावार सैंडीज, ये फार्मर के मार्केट है तमिलनाडु में। ये सब कुछ ऐसे मार्केट हैं जहाँ पे जो फार्मर हैं, जो चीज़ों को उगा रहे हैं, वो डायरेक्टली चीज़ों को कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं। फिर यहाँ पे जो नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेंज है, मैकडोनल्ड्स जैसी, केएफसी जैसी, ये भी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। ये जो बड़े बड़े फास्ट फूड चेंज है ये कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं बड़े बड़े फार्मर्स के साथ साथ, और फार्मर से एडवांस में बोल सकते हैं कि भाई आप फार्म प्रोडक्ट्स को बनाओ, पैदा करो, वेजिटेबल फ्रूट्स को पैदा करो और हम आपसे आपकी चीज़ें खरीद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ केएफसी की, तो भाई केएफसी अपने बन बनाता होगा बर्गर के लिए, ठीक है। केएफसी फ्रेंच फ्राइज देता है तो आलू चाहिए, ओके। वर्जिन मोजितो के ड्रिंक है तो भाई नींबू चाहिए, पुदीना चाहिए।
तो इस प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है KFC को। अगर KFC फार्मर्स के साथ यहाँ पे सीधी डील कर ले कि भाई हमको तुमसे इतना एग्रीकल्चरल का सामान चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, इस दाम पे हम तुमसे लेंगे, इतने समय के बाद लेंगे, ये लो तुम्हारा एडवांस। तो ये बड़ी कंपनी सीड्स में, इनपुट्स में, पैसों में मदद करेंगी फार्मर्स को, और वो फार्मर सही समय पे इनको चीज़ें पैदा करके दे देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि इस प्रकार की कंपनीज केवल बड़े फार्मर्स के साथ, लार्ज फार्मर्स के साथ डील करती, छोटे फार्मर्स को इन मल्टीनेशनल्स का फायदा नहीं होगा। तो कैसे छोटे फार्मर्स तक इन मल्टीनेशनल्स का फायदा पहुंचाया जाए, ये भी एक क्वेश्चन है जिसको बहुत सही समय पे हमें एड्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा चैप्टर खत्म हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।